इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक नेटवर्क, जैसे हम किसी भी टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू के नेटवर्क की बात करेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू लूजली स्पेस्ड होते हैं। लूजली स्पेस्ड मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स का मतलब एक लेयर है, तो वो जो लेयर है वो किस तरीके की होती है, थोड़ा जेली के जैसी होती है, कभी कभी फ्लूइड जैसी लगती है, कभी कभी थोड़ा सा डेंस है, किसी किसी जगह रिजिड होती है, मतलब बहुत हार्ड होती है। तो द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू। मैट्रिक्स का नेचर जो है वो टिश्यू के हिसाब से ही वेरी करता रहता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी टाइप की है, तो उसके हिसाब से मैट्रिक्स का नेचर जो है वो वेरी करता है। तो टाइप्स देखेंगे जरा कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स। तो पहला है ब्लड। तो अभी तक तो हम यही समझते आ रहे थे कि जो ब्लड है वो ब्लड एक लिक्विड है या फ्लूइड है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्लड तो टिश्यू है। हम ये कहेंगे ब्लड हैज़ अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड सेल्स RBCs, वाइट ब्लड सेल्स WBCs एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड हैज़ अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स। ब्लड में नहाने गए थे, मुझे लग रहा है स्विमिंग पूल नहीं है। ऑन पड़े वैसे हो वेदांत.com का तुमसे कुछ रिलेशन है क्या? ब्लड एज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक। उसके बाद है द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। थर्ड है ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटीरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड फ्लो करता है और अलग अलग तरीके, जब ब्लड फ्लो करता है तो गैसेज को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटीरियल्स को, इन सबको ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही करवाता है, पूरी बॉडी को फ्लो करवाता है। उसके बाद 14th देखेंगे। तो 14th जो है 14th था बोन। तो बोन भी एक तरीके का टिश्यू है, ठीक। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में आ रहे हैं। तो बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बोन जो है वो दूसरी तरीके की एक अनदर टाइप की मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करती है, बोन से एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको हम स्केलेटन बोल देते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क तैयार होता है जिससे कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सपोर्ट, जिसको पूरी बॉडी को मिलती है। मतलब हम जो खड़े हो पाते हैं वो इसी फ्रेमवर्क की वजह से खड़े हो पाते हैं, नहीं तो हम खड़े ना हो पाए, ठीक। अच्छा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। जो बोन है वो बोन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जॉइंट है, इस वजह से हम मोड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर सीधी बोन की बात करें तो यहाँ से मोड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि वो हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। तो बोन सेल्स, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होती। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो जो बोन सेल्स हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स है, बहुत सॉलिड मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स के ऊपर एक नेटवर्क बनता है बोन्स का, तो वो इतना हार्ड होता है और वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम का और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना हुआ होता है, सही है। तो पहला कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा ब्लड, दूसरा देखा हमने बोन, तीसरा देखेंगे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं देखिएगा, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। तो होता ही है कि जो दो बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला बोन और ऊपर वाला बोन, तो ये दोनों बोन यहाँ पर कोहनी पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही थाई का बोन और नीचे वाले पैर का जो, तो वो भी घुटने पर जुड़ा हुआ है। तो वो जिस जगह पर जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ती है, वो किसकी हेल्प से जुड़ती है, लिगामेंट्स की हेल्प से। तो लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। सेकंड है दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। तो ये लिगामेंट वाली जो टिश्यू है ये काफ़ी इलास्टिक होती है, तभी तो हम उस जगह से मोड़ पाते हैं, हाथ को मोड़ पाते हैं, पैर को मोड़ पाते हैं, उंगलियों को मोड़ पाते हैं।
थर्ड है इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ भी होती है, बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि लिगामेंट अगर कमज़ोर होंगे तो ज़रा सी बात में क्या होगा कि लिगामेंट टूट गया। अब अगर मान लीजिए लिगामेंट टूट गया तो इधर वाली बोन है ये भी बिल्कुल ठीक है, इधर वाली बोन है ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हाथ मूव नहीं कर पा रहे, मूव क्यों ऐसे मोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि बीच के लिगामेंट टूट गए। तो कई बार क्या होता है कि चोट वगैरह लग जाती है तो लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, तो लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं तो आपको हाथ मोड़ने में या पैर मोड़ने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लिगामेंट्स का टूट जाना। तो इनकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इनमें बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है लिगामेंट्स में। अच्छा, तो फोर्थ है लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, तो लिगामेंट्स के अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होते हैं, बहुत ही कम मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स का मतलब होता है नेटवर्क, लेयर्स, तो लेयर्स इसमें बहुत कम होती है। लिगामेंट्स का काम बस एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का होता है। 4 प्रॉपर्टीज लिगामेंट्स की हुई। सबसे पहले था हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू था वो था ब्लड, ब्लड के बाद में बोन, बोन के बाद में लिगामेंट्स, और अब लिगामेंट्स के बाद में टेंडन्स। तो जो टेंडन्स हैं इसकी बात करते हैं। टेंडन्स आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। तो टेंडन्स जो है दूसरी तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन्स को मसल्स से जोड़ते हैं। कोई बोन्स हैं, बोन्स चारों तरफ से मसल्स से घिरी हुई होती है, ठीक है, मसल्स से कवर्ड होती है बोन। तो हम ये कहते हैं कि बोन्स और मसल्स जब कवर्ड है तो ऐसा थोड़ी होता है कि मसल्स ऐसे ऐसे हिल रही हैं, मूव कर रही हैं और बोन बीच में स्लिप हो रही है, ऐसा नहीं होता। बोन और मसल्स भी आपस में जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है। तो वो जिस टिश्यू से चिपकी हुई होती है उस टिश्यू का नाम ही होता है टेंडन्स। टेंडन्स आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। तो टेंडन्स जो है वो बोन्स को मसल से जोड़ देते हैं। सेकंड देखेंगे टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, बहुत लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत कम मूव करती हैं टेंडन्स, क्योंकि टेंडन्स का काम ही बोन्स को और मसल्स को जोड़ने का, चिपकाने का होता है। तो अगर टेंडन्स ही मूव करेंगी तो बोन्स और मसल्स कैसे जुड़ेंगे, जुड़ नहीं पाएंगे उनसे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हुए। फिर 5वां टाइप का देखेंगे कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है? अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। तो कार्टिलेज में जो है जो सेल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें कहते हैं द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। कार्टिलेज जो है इट स्मूथन्स बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स। तो कार्टिलेज जो है वो बोन सर्फेसेस को जॉइंट्स पर बड़ा स्मूथ कर देती है एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। तो जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर है ना, ईयर के अंदर, ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है हमारा जो नेसल पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसके अंदर, और लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स हमारा फूड पाइप होता है। तो इन दोनों पाइप्स के अंदर और हमारा नोज़ के अंदर, ईयर के अंदर, इसके अंदर जो स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। तो कान है, कान के अंदर आप इजीली हाथ ऐसे पूरी उंगली, इतनी छोटी वाली उंगली को थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं तो आपको वो स्मूथ ही नज़र आता है। कान में ऐसा नहीं लगता कि कोई रफ सरफेस है, ऊपर खाबड़ है, कुछ अजीब सा है, ऐसा नहीं होता। तो सेम विद नोज़, नोज़ में आप उंगली ऐसे ऐसे घुमाएं तो वो स्मूथली घूम जाती है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेढ़ी मेढ़ी है, नोज़ अंदर से स्मूथ है। तो वो जो स्मूथनेस है इस पैसेज की, वो स्मूथनेस कार्टिलेज की वजह से। We can fold the cartilage of the ears but we can not bend the bones in our arms। तो वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम अपने कानों को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, नाक को घुमा सकते हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अच्छा जी, अगला देखेंगे एलियोलर टिश्यू, AREOLAR, एलियोलर टिश्यू। एलियोलर टिश्यू, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो स्किन के बीच में और मसल्स के बीच में, देखिए हमने कहा कि जैसे बोन्स है, बोन्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहलाती है टेंडन्स, जो बोन्स और मसल्स को जोड़ती है। अच्छा, और जब बोन्स जुड़ गए, जब मसल्स ने बोन्स को कवर कर लिया तो मसल्स को कौन कवर करेगा? मसल्स को स्किन कवर करती है। तो मसल्स में और स्किन में, इन दोनों में, मसल्स और स्किन जो है इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है, इन दोनों को जो जोड़ कर रखता है, मसल्स को और स्किन को, इनको जो जोड़ कर रखता है उसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अच्छा,
द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द बोन मैरो। ब्लड वेसल्स और नर्व्स में भी एरियोला टिश्यू मिलती है और बोन मैरो में भी मिलती है। बोन मैरो क्या होता है जानते हैं? बोन मैरो नहीं, देखिए बोन क्या होती है, बोन इंसान की हो या किसी जानवर की हो, किसी की भी बोन हो, तो जो बोन होती है, बोन एक्चुअली अंदर से खोखली होती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी को बहुत मतलब मेजर फ्रैक्चर हो गया, मेजर फ्रैक्चर हो गया तो वो कहते हैं कि भाई रॉड डाली जाएगी, है ना, पैर में उसके रॉड पड़ी है, उसके हाथ की हड्डी इतनी गंदी तरीके से टूटी कि उसमें रॉड डालनी पड़ी। तो वो जो रॉड है वो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत मोटी कोई रॉड होती है, वो रॉड पैर के अंदर डल गई या हाथ के अंदर डल गई। रॉड क्या होता है, पतली सी, जैसे सुई होती है ना, सुई से थोड़ी सी मोटी समझ लीजिए। तो ये इस तरह से होता है। आप ये देखिएगा, जो बोन्स होती है ना, बोन्स अंदर से खोखली होती है। बोन्स जो है वो अंदर से खोखली होती है। तो जब अंदर से खोखली है तो उसके अंदर क्या होता है, अब वो टूट गई, वो मान लीजिए यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, 3 जगह से टूट गई बोन। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, 3 जगह से टूट गया, अब ये जुड़ेगी कैसे? तो ये इस तरीके से क्रैक्स आ गए इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी ऐसे 2-3 जगह फ्रैक्चर हो जाता है तो तब जनरली रॉड डाली जाती है। अब वो रॉड किस लिए होती है? वो रॉड इस वजह से है कि अगर एक जगह से हड्डी टूटी होती है तो हड्डी को हड्डी से जोड़ देते हैं, उसे चिपका देते हैं। अब चिपकाना ये नहीं है कि उसको कहीं उसके अंदर फेविकॉल या फेविस्टिक वगैरह कुछ डाल दी, नहीं, हड्डी को हड्डी से बस मिलाकर रख दिया। हड्डी में कैल्शियम होता है, तो इधर वाली जो बोन है इसमें भी कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा। तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी है कि वो कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी है कि वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा, तो वो जुड़ जाता है, हड्डी इस तरह से जुड़ जाती है। हड्डी को जो भी ऑर्थोपेडिशियन होता है, जो भी बोन्स वाला जो डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं उसको, तो उनका काम क्या होता है, हड्डी को सेट करना। जिस जगह से हड्डी टूट कर थोड़ी इधर उधर निकल गई है उसको सेट करना, तो वो उसको सेट करता है डॉक्टर, और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगा देता है। प्लास्टर इसलिए लगाया जाता है कि आप उसको उस जगह से ना हिलाएं, इसलिए प्लास्टर लगाया जाता है, और फिर हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। अब हड्डी मान लीजिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह से है, तो भाई एक जगह प्लास्टर लगाया, पता चला वो दूसरी जगह से हिल गई, तीसरी जगह से हिल गई, तो क्या करा जाता है, उसके अंदर पतली सी रॉड डाल दी जाती है इसके अंदर, क्योंकि बोन अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर पतली सी रॉड डाल दी जाती है ऐसे, और एक बोल्ट जो है वो इस तरफ लगा दिया जाता है और एक बोल्ट जो है वो इस तरफ लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब रॉड डाली जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस जगह, मान लीजिए यहाँ की हड्डी 1, 2, 3 जगह से मान लीजिए टूटी है। ठीक है, तो उसमें ये करते हैं कि कहीं यहाँ पर हल्का सा कट लगा देते हैं और इधर कट लगा देते हैं, और उसमें जो बोन है वो बोन दिखने लगती है। कट लगाते हैं डॉक्टर, जब ऑपरेशन होता है तो बोन दिखने लगती है, उसमें बोन में बिल्कुल बारीक सी वो सुई के जैसी होती है, लंबी सी सुई होती है, तो वो डाल देते हैं उसके अंदर। तो वो इस वजह से डालते हैं ताकि अब ये बोन बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल एक लाइन में अलाइंड है, ताकि ये हिले ना, और फिर उसके ऊपर टाइटली बैंडेज वगैरह करके उसके ऊपर प्लास्टर पैरिस कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जुड़ती है। जुड़ने के बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल जब बीत जाते हैं, मतलब वैसे तो 3, 4 या 5, 6 महीने का जो प्लास्टर है जो भी है इतना टाइम का होता है, प्लास्टर हट जाता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि भाई इसकी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह जो करनी है वो डॉक्टर बता देता है, और डॉक्टर ये बता देते हैं कि इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, इस पर ज़्यादा वजन नहीं उठाना है साथ से। और उसके बाद कुछ ड्यूरेशन होती है, 3 साल, 4 साल या 5 साल की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपको दोबारा आना है, जो रॉड हमने डाली थी वो निकलवानी है। तो क्या होता है, वही जैसे यहाँ पर और यहाँ पर कट लगा है, तो वो जो कट है उसको कट को वापस खोलते हैं, वापस खोलकर उसको रॉड को खींच कर निकाल देते हैं। एक्चुअली जो बोन है वो बोन मजबूत होना तब शुरू होती है जब वो रॉड निकल जाती है। तो रॉड डाली इस वजह से जाती है ताकि हड्डी जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए अपनी जगह पर, हिले ना बिल्कुल। अच्छा, तो अब उसके अंदर से उसको जो ये आपका जो रॉड है इसको डाल दिया। अब रॉड को हड्डी के अंदर डालते हैं तो पेशेंट तो चिल्लाएगा बहुत बुरी तरह से, अरे जान निकल गई, इतनी ज़्यादा हार्ड रॉड है, रॉड डाल दिया।
ऐसा उसको पता भी नहीं चलता। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो बोन है वो बोन अंदर से खाली होती है, खोखली होती है, तो उसके अंदर से वो निकलती चली जाती है, ठीक है। जब हड्डी टूटी तब बोन खोखली हो गई, नहीं तो वैसे खोखली नहीं थी। हड्डी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो, उसको बोन मैरो बोलते हैं। अगर कोई चीज़ खोखली है तो खोखली चीज़ जो है वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, और अगर उस चीज़ के अंदर कुछ आपने सॉलिड भर रखा है तो वो नहीं टूटेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाइप है, उस पाइप वो पाइप ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है पाइप, तो उस पाइप को तो आप ऐसे मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबली मोड़ सकते हो, हड्डी को तो नहीं मोड़ सकते। तो क्यों नहीं मोड़ सकते? क्योंकि हड्डी भी अंदर से टूटी है, लेकिन उसके अंदर बोन मैरो नाम का लिक्विड भरा हुआ है। पाइप के अंदर अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग चीज़, सॉलिड चीज़ भर रखी है, फिर उसको आप मोड़ने की कोशिश करो तो मुड़ता नहीं है। तो बोन मैरो कहाँ मिलेगा? हड्डी के अंदर। हड्डी के अंदर एक फ्लूइड होता है, वो बोन मैरो, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू क्या करती है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर। गर्दन में दर्द है? हाँ, ये अक्सर रहता है क्या? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार मैंने नोटिस करा है तुम ऐसे ऐसे करते रहते हो बैठ के। हाँ, अरे लो, अभी हड्डी टूटने की बात करो तो सचमुच में फिर जुड़ी कैसे थी? हाँ, जुड़ी नहीं, हाँ, टूट रही थी, समझा नहीं क्या? हाँ, अच्छा, कहाँ से टूटी थी? एक्सरसाइज करो शायद ठीक हो जाए। अच्छा, पहले हाथ सीधा नहीं हो पाता था। छोटा बच्चा था तो शादी में मिकी माउस वाला झूला होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे नीचे गिर गया था बिल्कुल। फ्लोर पर। बड़ा लगता है ऐसे। एक बार जैसे छोटा सा स्टूल होता है, तो छोटे से स्टूल से मैंने देखते देखते मेरी बेटी गिर गई, तो उसका जो ऊपर वाले दांत है और उसके नीचे वाला जो होता है उसमें एकदम गड़ गए। वो गड़ गए तो वो ब्लड यहाँ से बाहर निकलने लगा, मतलब आप सोचो कितना इंटेंसली वो कटा है वहाँ से, और फिर यहाँ पर इसको इस जगह लिप्स के नीचे थोड़ा सा निशान रह गया, फिर धीरे 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 करके निशान चला गया। तो चोट तो इतनी खतरनाक होती है, तो कई बार घर में बैठे भी लग जाती है, पता नहीं चलता। बोन्स का बड़ा होता है, सीरियस होता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए जी, अगला देखिएगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू which is found below the skin and between internal organs. Which is found below the skin between internal organs. स्किन के नीचे होती है ना, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होती है। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी है और गॉल ब्लैडर है और लिवर है, तो उनके बीच में एडिपोज टिश्यू मिलेगी। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? फैट कंटेनिंग टिश्यू है, फैट होता है। तो अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो उस मोटे आदमी के अंदर जो है ये एडिपोज टिश्यू खूब सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलती है। और जो फैट है, फैट जो है वो हेल्प करता है, फैट हेल्प करता है। जब भी कभी आदमी बीमार पड़ता है तो बीमारी से लड़ने के लिए फैट बड़ा हेल्प करता है। और इसी तरीके से अगर कभी किसी को चोट लग जाती है, आपने सुना होगा हड्डी पतले लोगों की टूटती है, मोटे लोगों की बड़ी मुश्किल टूटती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन है उसकी बोन पर एडिपोज टिश्यू जो है वो पूरी प्रोटेक्टिव लेयरिंग करके रखती है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे अगला है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में ये है, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स। मस्कुलर जो टिश्यू होती है उसमें ना लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। उनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। जो मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं लंबे, उनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। ये टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल अपने हाथ ऐसे करो और हाथ को ऐसे मोड़ दिया,
जब हम हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो हाथ भी मुड़ रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है मसल्स की वजह से ही मूवमेंट होता है, ठीक है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो मसल्स जो है कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे मुड़ गया हाथ, और रिलैक्स मतलब ऐसे फ्री छोड़ दिया उसको। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, उसी की वजह से मूवमेंट होता है। तो आप ये देखिए, ये हमारा मस्कुलर टिश्यू था। अब ये थर्ड टाइप का मस्कुलर टिश्यू। तो जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा था, सेकेंड टाइप था। कनेक्टिव टिश्यू में जो टाइप्स थे कनेक्टिव टिश्यू के, वो थे ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोडर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। फिर उसके बाद हम आ गए थर्ड पार्ट पर, मस्कुलर टिश्यू पर। और मस्कुलर टिश्यू जो है उसमें भी हम ये कहेंगे कि मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरीके का है। तो पहला होता है स्ट्रिएटेड मसल्स, पहला, और दूसरा बी है स्मूथ मसल, और सी है कार्डियक मसल, ठीक है। तो स्ट्रिएटेड मसल की बात करते हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो हम अपनी कॉन्शियस विल मतलब अपनी इच्छा से कुछ मसल्स को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो आप ये देखिएगा, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। तो कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनको हम अपनी कॉन्शियस विल, अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं और कुछ मसल्स ऐसी हैं जो, जैसे मान लीजिए हमारे जो लिम्स में मसल्स हैं, लिम्स मतलब हमारे हाथ, पैर, उंगलियाँ, ठीक है। तो इन सब में जो मसल्स हैं इनको हम अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं। कभी भी उंगलियों को मोड़ा जा सकता है, हाथों को मोड़ा जा सकता है, पैरों को मोड़ा जा सकता है। तो ये वाली जो मसल्स हैं ये तो कहलाती हैं कॉन्शियस विल से मूव करने वाली मसल्स, इनको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। अच्छा, कुछ मसल्स ऐसी होती हैं, these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement। इन मसल्स को हम skeletal muscles भी बोल देते हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मसल्स जो हैं वो बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको skeletal muscles भी बोला जाता है। अच्छा, थर्ड है पॉइंट इसमें, these muscles show alternated light and dark bands or striations under microscope, so they are also called स्ट्रिएटेड मसल्स। इन मसल्स को जब भी कभी, इन वाली मसल्स को जब भी कभी माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसमें स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब है छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिएशन का मतलब धब्बे होते हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल भी बोला जाता है। समझ गए? ये हो गई वॉलंटरी मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट हैविंग मेनी न्यूक्लिएट। तो इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सेकंड टाइप देखेंगे इसका मस्कुलर टिश्यू का, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में है द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, the movement of fluid in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements। The movement of fluid in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels। तो आप ये देखिएगा कि कुछ मूवमेंट्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी इच्छा से उनको रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमने रोटी खाई और उसको चबाया, चबाने के बाद हमने उसको निगल लिया। निगलने के बाद अगर मैं सोचूँ कि उसको यही रोक लूँ, मैं उसको स्टमक तक नहीं पहुँचने देना चाहता, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इनवॉलंटरी, मतलब आपने उसको निगल लिया, वो स्टमक तक जाएगा, वो रुकने वाला नहीं। ऐसे ही जो हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड जब फ्लो करता है तो उसकी जो नर्व्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड होती है। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है उसको भी रोक नहीं सकते। ब्लड जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है उस स्पीड से फ्लो करता रहेगा। तो वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो। हम अगर चाहें कि हम अपनी बॉडी का ब्लड का फ्लो रोकना चाहते हैं तो रोक ही नहीं सकते, वो तो फ्लो करता रहेगा, पूरी ज़िंदगी फ्लो करता रहेगा, उसको नहीं रोका जा सकता, ठीक है। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। तो
तो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है. They are also found in the iris of the eye, in ureters and in the bronchi of the lungs. They are also found in the iris of the eye. Iris of the eye का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए हमने आँख खोल रखी है और कोई भी चीज़ अगर हम सामने देख रहे हैं, कोई भी चीज़ सामने रखी हुई है, तो वहाँ से जो रेज निकल कर वो आइरिस में अंदर जाएंगी ही जाएंगी. आप बस इतना कर सकते हैं, आप आई के आगे एक पर्दा लगा सकते हैं, वो जो हमारी वायलेट्स है ना, तो आप एक पर्दा लगा सकते हैं, आप आँखों को बंद कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने उनको हटा रखा है तो जो भी चीज़ सामने वो आपको दिखाई देगी. ठीक है, पर्सन कोमा में है वो उसको भी दिखाई देगी. इन यूरेटर्स, ये वाली मसल्स जो है यूरेटर में भी फाइंड आउट होती है. यूरेटर का मतलब क्या है कि जैसे किडनी है, तो किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, और यूरेटर्स जो है वो पाइप होते हैं जो किडनी से, दो किडनीज हैं, दो किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ से यूरिन निकला, वहाँ से किडनी से फिल्टर आउट होगा और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा. तो यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन को रोकने का काम करता है. ठीक है, लेकिन जो यूरेटर है, यूरेटर पर हमारा कोई बस नहीं चलता. यूरेटर के थ्रू अगर यूरिन गया तो वो तो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ही रुकेगा. उसके बाद एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स मतलब जो लंग्स हैं, लंग्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन छोड़ते नहीं है थ्रू आउट द टाइम. सांस तो हम नहीं लेना, कोई सिखाता थोड़ी है सांस लेना कि बेटा ऐसे सांस ली जाती है. छोटा सा बच्चा होता है उसको भी सांस लेनी आती है. वो तो जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब समझ में आता है, अच्छा ऑक्सीजन जा रही है अंदर, अच्छा है, जब हम फूड मारो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बाहर. सांस तो सभी लेते हैं. या कोई ऐसा बंदा सुना है जो सांस लेना भूल गया हो, ये सांस लेना भूल गया इसलिए मर गया. ऐसा थोड़ी कोई होता है, सांस ही लेना भूल गया. सांस तो सब लेना है, और फिर सांस लेनी याद आ गई, अब जिंदा हो गया. तो ऐसा होता है. Muscles are long with pointed ends. धीमे धीमे किसको आता है आशीष? सेम सेक्शन में या तुम तीनों के सेक्शन तुम्हारा तो अलग है स्पेशल. हाँ, तुम भी अलग, तुम भी अलग. सेक्शंस कितने हैं स्कूल में? 6 सेक्शन. अच्छा, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं इसका मतलब आपके 6 सेक्शन तो बड़ी बात है. इतना अच्छा तो है नहीं स्कूल. हमारा भी साथ हमारा तो 26 है ना, कि रायन है. हाँ, रायन तो ठीक है, इन वाले से तो ठीक है. पता है तुम्हारे स्कूल भाई बच्चे बताते रहते हैं. एक आपके यहाँ पर एक टीचर है फिजिक्स पढ़ाते हैं, प्रभास सर. मोटी मोटी से पूछे तो बच्चे बताते रहते थे काफ़ी. प्रभास बताते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं और वो ओए करके बोलते हैं. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ओए ऐसे करके, हाँ तुम मेरी बात सुनो ओए ऐसे करके, ओए बहुत करते हैं. बच्चे बता रहे थे कि वो चिढ़े ही रहते हैं, छोटे बच्चों को डांटते ही रहते हैं. हाँ, अरे एक बैच तो ऐसा था कि आपके स्कूल के शायद पूरे 10th क्लास को मैंने पढ़ाया था. और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ शायद 2020 की या 2019 की. तब इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तभी तो मैं जाकर शॉप के 6 सेक्शन बता रहा हूँ. 6 सेक्शंस. तब तो एक ही सेक्शन था. हर्षपुरी को जानता, हर्षपुरी KW सृष्टि में रहता है, आपके स्कूल का हेड बॉय था. और हेड गर्ल थी वो लड़की, नाम नहीं आ रहा, दृष्टि सोलंकी है ना. तो इनका पूरा बैच मैंने पढ़ाया. 9th से मेरे साथ जुड़े थे बच्चे, नहीं 9th में नहीं 10th में जुड़े थे. और 10th में भी 11th में भी 12th में भी. ईशान त्यागी. हाँ, इनका बैच था. इनके बैच में आई थिंक 15 या 16 ही बच्चे थे बस, है ना. तो ऐसे ही वो दूसरा लड़का कहने लगा, कह सर ये हेड बॉय है हमारे स्कूल का. तो वो हंसने लगा हर्ष. तो कह रहा 15-16 बच्चों में हेड बॉय बन गया तो क्या बन गया, कहता बच्चे ही नहीं है हमारे स्कूल में. तब वो बता रहा था कहता कि जो 15-16 बच्चे, कह रहा फेयरवेल में सबको कुछ ना कुछ दे दिया. इसको बना दिया मिस्टर चार्मिंग, इसको बना दिया मिस्टर हैंडसम, इसको बना दिया मिस्टर ब्यूटीफुल, किसी को भी कुछ भी बना दिया. तो कहते हैं कि 15-16 सबको अवार्ड दे दिया. आपके में अच्छा है 6 सेक्शंस. तो 6 सेक्शंस में तो फिर पढ़कर भी अच्छा लगता है. एक कंपटीशन का भी वो रहता है. नहीं तो पता चला, अरे वो ठीक है, नहीं तो 15-16 बच्चे हैं, 15-16 बच्चों में सबको ये लगता है
ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, मैं ही क्यों करूँ, मौज लो, है ना, ऐसा होता है। फिर तो ठीक है। DPS राजनगर एक्सटेंशन शुरुआत की बात है। The cells are long, pointed and spindle shaped and uninucleate having a single nucleus. They are also called unstriated muscles. इनको unstriated muscles भी कहा जाता है। और आप समझ गए होंगे इनको unstriated muscles इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो इनमें कोई धब्बे या निशान दिखाई नहीं देंगे। जिन पर धब्बे या निशान दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं striated muscles, जिन पर नहीं दिखाई देते unstriated muscles। ठीक है भाई, तुमने पढ़ना शुरू करा कि नहीं? वो होमवर्क करा था कर लिया मैथ्स का कंप्लीट पढ़ा हुआ था, मतलब पता ही नहीं चलता, ऐसे ही आँख बंद करके भी निपटा देते हो कि चलिए कर दिया था ही मैंने कभी। टैलेंट कूट कूट के बढ़ा हुआ है, मतलब DPS राजनगर एक्सटेंशन। हाँ DPS राजनगर में हो गया। अरे मैं सोच रहा हूँ DPS राजनगर एक्सटेंशन में वो DPS R में होती। हाँ DPS शायद 10-12 है यहाँ पर। DPS है, DPS इंदिरापुरम, DPS वसुंधरा, DPS सिद्धार्थ विहार, DPS HRIT कैंपस, DPSG मेरठ रोड, DPSG इंटरनेशनल मसूरी, DPS कौन सा आपका एक और बच गया DPS राजनगर एक्सटेंशन। हाँ DPS राजनगर एक्सटेंशन और राजनगर ये तो कर लिया, मैंने काउंट कर लिया, अभी तक 7 पर पहुँचा हूँ, है ना। और भी है DPS HRIT कैंपस हमने कर ही लिया। DPS मोदी नगर भी खुल गया है ना, DPS मोदी नगर। और आपका अगर इसी रोड पर देखें, खैर मेरठ तो दूर हो जाता है, DPS मेरठ भी है, थका हुआ स्कूल है भी। और हर साल खुल ही जाता है एक DPS। तुम्हारे स्कूल में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं DPS राजनगर में, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। हाँ हमारे स्कूल में एक लड़का था, हर्षुल नाम था उसका, हर्षुल HARSHUL। ये मेरे से 11th और 12th का पढ़ा था। इसने कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया किसी टीचर को लेकर, स्कूल के किसी टीचर को लेकर। तो 16-17 बच्चे थे, 16-17 बच्चे थे जो इन्वॉल्व थे उसमें, और सब कमेंट्स कर रहे थे उल्टा सीधा कुछ भी। और फिर उन्होंने पूरे सेक्शन को ही निकाल दिया था, 11th क्लास में निकाल ही दिया था। नहीं ये बात मैं बता रहा हूँ, शायद ये भी 2019 या 20 के आसपास है। हाँ वो तो करते ही हैं सब, इसमें क्या। हाँ अच्छा जी, अगला देखते हैं कार्डियक मसल। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं और एक्सपेक्ट करती रहती हैं पूरी लाइफ। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हम चाहकर हार्ट बीट्स को रोक नहीं सकते, चाहकर उनको चालू नहीं कर सकते। तो ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, अपने आप ही काम करते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है हार्ट की मसल्स का। फोर्थ आता है जी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या है? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये सारे के सारे जो हैं नर्वस टिश्यू से मिलकर बनते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं या फिर न्यूरॉन्स बोल देते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच नॉन थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है
उसमें से जैसे कि डायग्राम बना रखा है तो इसमें आप ये देखेंगे कि इधर जो है इस तरफ ये पूरा सेल बॉडी है। सेल बॉडी मतलब सेल के जैसा नज़र आ रहा है। यहाँ बीच में न्यूक्लियस है और इधर से जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। फिर एक लंबा सा पाइप यहाँ पर जा रहा है और ये इधर से नर्व के एंडिंग्स निकल रहे हैं तो नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। और जो लंबा सा पाइप जा रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, बड़ी इसको बोलते हैं एक्सॉन। Usually each neuron has a single long part called the axon and many short branched parts called dendrites. तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक लंबा पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, उस लॉन्ग पार्ट को हम एक्सॉन बोल देते हैं, ठीक है। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, और बहुत शॉर्ट ब्रांचेस निकलती होती है उनको डेंड्राइट्स बोल देते हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, एक इंडिविजुअल नर्व सेल जो है वो लगभग 1 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं? दिमाग के अंदर, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ मिलते हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। बहुत सारे नर्व फाइबर्स जुड़ते हैं तो वो टोटल सारे के सारे जुड़कर एक नर्व बना देते हैं। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्सेस, हमारा मन किया मतलब हमारा दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दी, जब को सामने रखा हुआ ग्लास उठाना है, हम सामने रखे हुए ग्लास को उठाएंगे, दिमाग ने कहा कि पड़ा रहने दो, है ना, तो पड़ा रहने दिया, तो उसको उठाना ही नहीं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स एंड इनेबल्स देम टू शो मूवमेंट। जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है ना नर्व्स का और मसल्स का, वो सभी एनिमल्स में सेम ही, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर एक एनिमल का दिमाग ये कहता है कि तुझे अपना पैर उठाना है तो पैर ही उठाएगा, हाथ भी उठाएगा, ठीक है। और सभी में सेम ही होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका टिश्यूज़ खत्म हुआ। नेक्स्ट